नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत में कहा गया कि एक छात्र आंदोलन है, लेकिन दोस्तों छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी आतंकवादियों ने देश के माइनॉरिटीज पर अत्याचार की शुरुआत कर दी और यह घटना हुई अगस्त 2024 में। यह घटना इतनी बढ़ गई दोस्तों कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की गद्दी छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा। इन कट्टरपंथियों ने एक नई केयर टेकिंग सरकार बांग्लादेश में बनाई, जिसके कर्ता धर्ता हुए मोहम्मद यूनुस को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत सारी उपलब्धियां उनके पास हैं। लेकिन मुझे जिस तरीके से वो आजकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उन सभी उपलब्धियों पर मेरी ओर से क्वेश्चन मार्क है। जैसे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की गद्दी पर बैठे दोस्तों, तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो काम किया कि उन्होंने जेल में बंद जो कट्टरपंथी संगठनों के सरगना है उनको रिहा करना शुरू कर दिया। और जैसे वो बाहर आए, सबसे पहला उन्होंने काम किया बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, उन पर अत्याचार की शुरुआत कर दी। इसके अलावा कुछ कट्टरपंथी संगठन के आकाओं ने भारत के खिलाफ अलग अलग स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि अब वो समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर को भारत से आजाद करा दिया जाए। इसके अलावा कुछ ने जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं भारत के अंदर, जिसमें से एक मूवमेंट्स आप जानते हैं खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तानियों ने चलाया हुआ है, उसका समर्थन करने की कोशिश करी। और कुछ ने कहा कि अब समय आ गया है ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, यानी भारत के कुछ राज्य जैसे बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश में मिला लिया जाए। खैर, मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश में मिलाना है तो इसके लिए हमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करनी होगी इन राज्यों के अंदर। और वो जब क्रिएट होगी जब हमारी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा हो इन राज्यों में। अगर हमारी बांग्लादेशों की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा होगी इन राज्यों के अंदर, तो हम राजनीति के अंदर भी उठापटक कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी भारत की गड़बड़ा सकते हैं। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अब जैसे ये बात देखिए, जब आम आदमी इस बात को समझ रहा है तो सरकार भी इस बात से अवेयर होती है। तो सरकार ने शुरुआत कर दी फेंसिंग की, यानी कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जिस पर जो एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, लगभग 4000 से ज्यादा किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से लंबा का बॉर्डर है, तो उस पर फेंसिंग मतलब कटीले तारों की दीवार लगाने की शुरुआत कर दी। क्यों? क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अब इस स्थिति में बांग्लादेश से कोई भी घुसपैठी भारत के अंदर आए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष भारत के अंदर 3 लाख से ज्यादा जो घुसपैठिए हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इलीगल तरीके से इंडिया में आते हैं और वो इंडिया की होकर रह जाते हैं। यानी कि जो उनके कट्टरपंथियों की सोच है कि भारत के बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों को आपस बांग्लादेश के अंदर मिला लिया जाए, उस पर भारत ने फेंसिंग के नाम से एक ऑब्स्टेकल लगाया है, जिसकी वजह से यूनुस सरकार तिलमिला गई है। उसने तुरंत ही भारत के एक आयुक्त को बुला लिया है, ठीक है, उच्चायुक्त को बुलाया है और उससे अपनी नाराजगी जाहिर करी है। उधर बीएसएफ ने भी कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का अवरोध पैदा हो हमारे बीच में और जो बांग्लादेश के गार्ड है, बॉर्डर के गार्ड हैं, उनके बीच में हम नहीं चाहते। इसीलिए हमने अभी फेंसिंग कुछ दिन के लिए रोक दी है, हम दोबारा से फेंसिंग शुरू करेंगे, हम किसी डर में नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह भी सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले बीएसएफ के बीच में और बांग्लादेश के सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में फायरिंग भी हुई है। तो इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस फेंसिंग से इतना परेशान क्यों हो गई यूनुस सरकार कि उसने हमारे उच्चायुक्त को बुला लिया है। आइए इस न्यूज को कई सारे न्यूज़पेपर्स ने डिटेल में प्रिंट भी किया है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी बताया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बताया है कि भारत के जो उच्चायुक्त है प्रणय वर्मा को बांग्लादेश ने बुलाया और बांग्लादेश ने कहा है कि जो हमारे बीच में और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय समझौता है, उस द्विपक्षीय समझौते का वॉयलेशन है जो आप कटीले तार की दीवार खड़ी कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में। अरे भारत अपनी सीमा के अंदर कुछ भी दीवार छोड़ो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, आपको क्यों परेशानी है दोस्तों वो घुसपैठियों की, कि वो घुसपैठी अब घुस नहीं सकते भारत के अंदर। जिस तरीके से बीएसएफ जबरदस्त तरीके से काम कर रही है इस समय, वहां पर किसी की भी एंट्री नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस जनवरी में ही लगभग 25 से 30 घुसपैठी बांग्लादेश की ओर से बीएसएफ पकड़ चुकी है।
तो आप समझ सकते हैं, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, इसी दिन में 25 से 30 घुसपैठी पकड़े गए हैं। तो कितने सारे घुसपैठी आते होंगे पूरे साल में। तो इस घुसपैठियों के बीच में जो अवरोध पैदा करने का काम कर रहा है बीएसएफ, उससे परेशान होगी, तिल मिला गई है यूनुस सरकार, क्योंकि वो चाहती है किसी भी तरीके से हम एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी पैदा करें इंडिया के अंदर दोस्तों। तो जो भारतीय उच्चायुक्त है प्रणय वर्मा को बुला लिया गया है। आखिरकार कारण क्या है कि क्यों परेशान है, थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप बांग्लादेश का और भारत का जो बॉर्डर है उसके का मैप देख रहे हैं। लगभग 4096-97 के आसपास किलोमीटर के आसपास हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ दोस्तों। अब इसमें से लगभग 2216 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से बंगाल से लगता है, भारत का बांग्लादेश, भारत का जो राज्य बंगाल बांग्लादेश से लगता है, और बाकी जो है वो नॉर्थ ईस्ट राज्यों से लगता है। अब इस 2216 किलोमीटर जो लंबा जो सीमा है भारत के राज्य बंगाल की बांग्लादेश से, उसमें से 50% हिस्सा बिना बाढ़ के यानी विदाउट फेंसिंग के है, यानी कि 50% हिस्सा खाली है जो जंगलों से नदियों के रास्ते से जाता है। तो वहां से कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो बीएसएफ है, जो भारत सरकार है, बीएसएफ की मदद से भारत सरकार क्या कर रही है, फेंसिंग कर रही है लगातार, यानी कि कटीले तारों की एक दीवार पर खड़ा कर रही है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, बंगाल के अंदर एक जगह है वैष्णो नगर। उस वैष्णो नगर में लगभग 1200 मीटर यानी कि 1.2 किलोमीटर के आसपास की फेंसिंग लगाई जा रही थी। जैसे ही फेंसिंग लगाई जा रही थी उसी समय क्या हुआ दोस्तों, जो बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो आ गए और दोनों के बीच में, बीएसएफ और बांग्लादेश के सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में तनातनी हो गई। वो उन्होंने कहा कि आप ही फेंसिंग कर ही नहीं सकते। अरे भाई, भारत अपने एरिया में फेंसिंग कर रहा है, आपको क्या परेशानी? परेशानी क्या कि यूनिस सरकार की जो मेंटेलिटी है, भारत के बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली। और वो कैसा होगा, जब हमारी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वहां पर पहुंचेंगे। आपको जानकर अचंभा होगा, बहुत सारे बांग्लादेशी ऐसे हैं भारत के अंदर जिनके पास आज एक वैलिड वोटर आई कार्ड है, और ये समय समय पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं। वो भारत के इलेक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, एनरोल करते हैं, बाकायदा उसमें हिस्सा लेते हैं, और भारत की आर्थिक स्थिति में खूब दबा के वो व्यापार भी कर रहे हैं यहां पर। तो ये बात बताई गई, इसलिए इस फेंसिंग को लगाया गया। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं। देखिए दोस्तों, 2000 में, सन 2000 की बात कर रहा हूं, यानी आज से लगभग 24 साल पहले की बात कर रहा हूं। तब भारत के जो गृह सचिव थे माधव गोडबोले ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि 3 लाख से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रति वर्ष एंट्री करते हैं। 3 लाख से ज्यादा। ये बात है 2000 की। अभी चल रहा है दोस्तों 2025, यानी कि मोटा मोटा मैं कहूं 5 से 6 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं। अगर खैर सरकार ने कुछ एक्शन भी लिया है, बीच में कुछ रुके भी हैं, कम भी हुए हैं, तो फिर भी 3-4 करोड़ तो होंगे ही होंगे, जो भारत की राजनीतिक स्थिरता को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ और आंकड़े बता देता हूं दोस्तों। देखिए 2003-4 में फिर एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत की 25 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर जो बांग्लादेश घुसपैठी है, उनकी एक प्रभावी भूमिका है, यानी कि वो इलेक्शन बदल सकते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी क्या वैल्यू है इन इलेक्शंस के अंदर, इन सीटों पर। इसके अलावा यह भी बताया गया कि 2003 तक दिल्ली में लगभग 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी रहते हैं। कितनी? 6 लाख। इसके अलावा यह भी बताया गया कि लगभग एक अनुमान है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट डेटा नहीं आ सकता, इस पे एक अनुमान है कि अभी 3 से 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में रह रहे हैं, जो कई सारी गलत गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इन बांग्लादेशों की संख्या जो है पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इनमें इजाफा देखने को मिला है। यानी कि बांग्लादेश से बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया भी है, कि कई सारे कट्टरपंथी जो ग्रुप हैं जिनको सपोर्ट मिला है इस सरकार को, जो इस समय करंट में सरकार है, क्रिएटिंग सरकार है, जिनका कहना है कि हमें बंगाल को और नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश में मिलाना है। तो देखिए पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ही सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डिस्टर्बेंस बताऊं कि देखिए, जैसे बंगाल यहां पर कनेक्ट है, उधर नॉर्थ ईस्ट राज्य, यहां पर अगर इनकी प्रेजेंस ज्यादा हो जाए तो किसी भी तरीके से ये जो हमारा चिकन नेक वाला हिस्सा है, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। चिकन नेक बेसिकली एक छोटी सी बेल्ट है, लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी है, एक रास्ता जिसके थ्रू भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वो अन्य राज्यों से मिलते हैं। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए किसी तरीके से, तो हमारा तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट राज्यों से, और फिर वो किसी इन राज्यों को कोई भी देश इस पर अपना कैप्चर कर सकता है। कहना आसान है, पॉसिबल नहीं जब तक हमारी आर्मी है, बट हमें सोचना तो होगा ही।
तो देखिए भारत ने फेंसिंग शुरू करी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फेंसिंग शुरू कर दी, यानी कि कटीले तार की एक दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। तो इस बात से भैया ये सरकार परेशान होगी और बुला लिया भारत के उच्चायुक्त को कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाई भारत की जमीन है, भारत क्यों नहीं कर सकता, आप होते कौन हो में रोकने वाले। तो मतलब एक जो प्लान था कि बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्य के ऊपर कुछ ना कुछ हम डिस्टर्बेंस जरूर करेंगे, जो प्लान धराशायी हुआ तो तिलमलाने लगी भैया ये सरकार। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों पहुंच गई होगी। जाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग दी जीएस फाउंडेशन कोर्स है जो यूपीएससी सिविल सेवा सर्विस के लिए है 2026 के लिए, जिसको ऑफिसर बैच नाम दिया गया है, जो हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन फीस में। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग द मैराथन सेशंस। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना चाहते हैं अगर, और आप इस बार यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स में एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें इंडियन इकोनॉमी के लिए हम लोग मैराथन सेशन लेकर आया हूं मैं, जिसका हर सैटरडे को 3 बजे मैराथन सेशन होता है। 4 मैराथन सेशन में हम इसको पूरी इंडियन इकोनॉमी को कवर कर देंगे। अभी तक 2 मैराथन सेशन हुए, तीसरा मैराथन सेशन इस सैटरडे को होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप मेरे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।